हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉर्मली हम इतना ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है हम कई जगहों पर करते हैं। बेसिकली लाइटनिंग में, फ़ैन को चलाने के लिए, कूलर को चलाने के लिए, एसी को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कैसे होती है, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो करती है चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो करती है चार्जेस की वजह से। लेकिन चार्ज के बारे में हमने ये पढ़ा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। हर एक बॉडी में चार्ज है, हर एक बॉडी में चार्ज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें कि हमने अपने बालों से कॉम्ब को रब किया और फिर हमने उसको जो है छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास अगर हम ले जाएँ तो कागज़ के टुकड़े क्या है वो स्केल जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो नॉर्मली जो है सभी ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है। तो चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो दो टाइप का चार्ज है। चार्ज जो है वो कितने प्रकार के हैं? दो टाइप के। नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 है आपका नेगेटिव चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 है आपका नेगेटिव चार्ज। चलिए, ये हमने जान लिया कि पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास और नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन चार्जेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे जो है वो हम पहचानेंगे कि चार्ज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है पढ़ते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज की कि अपोजिट charges attract each other। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस को माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, या माइनस को प्लस जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर एक जैसे चार्जेस को पास पास लाया जाए तो उनमें हमेशा जो है रिपल्सन होगा, यानी कि हमेशा दूर दूर भागेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज लाया जाएगा तो ये कभी भी पास पास नहीं आएंगे, ये हमेशा दूर दूर भागेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो वो हमेशा उनमें रिपल्सन ही क्रिएट होगा, कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्जेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूँ चार्ज की, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जैसा कि हमको डेफिनेशन बताया गया कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। देखिए ये क्या कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज वो क्वांटिटी होती है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए चार्ज यानी कि आवेश पर जो फोर्स लगाए वो फोर्स हो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर। यानी कि 1 कूलम चार्ज वो इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसके द्वारा एक चार्ज जो है 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाए वो फोर्स हो 9 × 10⁹ न्यूटन। फिर से समझे, 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जो कि अपने जैसे चार्ज पर 1 मीटर की दूरी से फोर्स लगाए 9 × 10⁹ न्यूटन। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है, और जो एटम है वो बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से।
न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है किसी भी एटम में बराबर बराबर होते हैं जब वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो वो एटम जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी माइनस में। और सेम चार्ज जो है वो प्रोटॉन में होता है लेकिन प्लस में, यानी कि पॉजिटिव में, यानी कि चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी प्लस में। तो दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहते हैं और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। तो अब बात हमारे पास ये आती है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि एक क्वेश्चन सिंपल सा है जो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसी बात से। क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात को समझे, आपको बताना है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो चलिए निकालते हैं। हमें मालूम है कि इफ़ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1। इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1। अब देखिए कि इफ चार्ज, अगर चार्ज कितना है, इफ चार्ज इज 1 कूलम्ब, अगर चार्ज हमारा क्या है 1 कूलम्ब है, समझिए इस बात को, अगर चार्ज ही हमारा 1 कूलम्ब है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, इन्वर्सली हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये पावर ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19/1.6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 कूलम्ब चार्ज में, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक साथ मिला देंगे तो आपके पास 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर, तो क्या बनेगा आपका, तो आपके होगा आपका बनाकर कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर जो है 1 कूलम्ब चार्ज बनता है आपका, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो हम जानते हैं कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या हम सिंपली कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो हम किस वजह से होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से। और इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेज विच कैन नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक्स है, पेपर है, वुड है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। थोड़ा सा और अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, नंबर 1 है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी,
और नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हालांकि इस चैप्टर में हमें पूरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमें ये जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, यानी कि चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करते हैं। चार्ज यहाँ पर फ्लो नहीं करते, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाते। चार्ज जो है आपस में बाइंडली रहते हैं, फोर्स के कारण जो है स्ट्रांगली बाइंड रहते हैं। ये जो है रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं, ये कह सकते हैं कि स्टेशनरी रह सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो है कूलाम्ब लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर जो है आपका वो कूलाम्ब लॉ एप्लीकेबल होता है। कूलाम्ब लॉ हमसे क्या कहता है? कूलाम्ब लॉ हमें बताता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीपल ऑफ द चार्जेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्जेस है तो उसके चार्ज के मल्टीप्लाई के बराबर, या कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है फोर्स होता है, या फिर फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाएगा यहाँ पे। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ पर चार्ज जो है वो रेस्ट की पोजीशन पर रहते हैं, यानी कि स्टेशनरी रहते हैं, चार्ज यहाँ पर मूव नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने क्या किया, मैंने कंघे को जो है अपने बालों में रब किया, और रब करने के बाद क्या है कि चार्ज उस कंघे में एकत्रित हो गया। चार्ज जो है इस कंघे में एकत्रित हो गया, चाहे प्लस या माइनस, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। चार्ज वहाँ पर जो है कलेक्ट हो गया, मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो पेपर है वो उस कॉम में आकर चिपक जाएंगे। इसके अलावा हम जो है एबोनाइट रॉड का भी एग्जांपल दे सकते हैं। वुलन क्लॉथ को जब हम उस पर रब करेंगे तो वहाँ पर भी चार्ज जो है वो एकत्रित हो जाएगा और मूव नहीं करेगा। तो ऐसी चार्ज, या कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर चार्ज जो है मूवेबल नहीं होता है, चार्ज रेस्ट की पोजीशन पे होता है, स्टेशनरी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब ही होता है फ्लो, यानी कि मूवेबल। करंट का मतलब ही होता है फ्लो यानी कि मूवेबल, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर चार्ज जो है फ्लो करे तो वो कहलाती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, कोई भी मेटल वायर ले लिया मैंने, और उस मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन में सपोज कीजिए फ्लो कर रहे हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरफ को जो है करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो करंट की अगर मैं बात करूँ तो करंट होता क्या है, इस करंट को हम क्या कह सकते हैं कि करंट, यानी कि करंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। करंट क्या है? करंट इक्वल टू होता है आपके पास Q अपॉन T। करंट इक्वल टू क्या होता है? वो होता है Q अपॉन T। यानी कि डेफिनेशन की बात करूं तो करंट की डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो होने में क्या है, जो जितना समय ले रहा है वही क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। देखिए कई जगह पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा जो है प्लस से माइनस की तरफ रहती है, वो नहीं रहती। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहती है इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है आपकी। तो करंट को सिंपली हम क्या सकते हैं कि चार्ज इन यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं इसको, करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। तो करंट की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, यानी कि I इक्वल टू Q अपॉन T। Q यहाँ पर जो है वो चार्ज है और T यहाँ पर जो है वो टाइम है, और I हमने लिया है करंट के लिए। यहाँ पर क्या है? I इक्वल टू Q अपॉन T। और अगर मैं करंट की SI यूनिट की बात करूँ तो करंट की SI यूनिट जो है वो होती है
एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या है? वो है एम्पियर। नॉर्मली अगर मैं डिफाइन करूँ तो चार्ज क्या है? कूलाम पर सेकेंड, यानी करंट क्या है? वो है आपका कूलाम पर सेकेंड। नॉर्मली कहा जाए तो करंट क्या है? वो कूलाम पर सेकेंड है, यानी कि चार्ज पर टाइम है। तो ऐसा यूनिट क्या है करंट की? वो है एम्पियर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जब एम्पियर है और तो करंट की जो मेजरमेंट की जाती है जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं करंट इज measured by एमीटर। करंट इज मेजर्ड बाई एमीटर। करंट की जो मेजरमेंट है वो की जाती है एमीटर में। और एमीटर के बारे में अगर मैं कहा जाऊँ तो एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से ईजिली करंट डिटेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर नोट में भी ले सकते हैं कि एमीटर शुड हैव, ऐसे लिख सकते हैं, एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस की अभी हालांकि यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है, रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। नॉर्मली मैं अभी आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस वो है जो करंट का अपोज करता है, जो करंट का अपोज करता है वो है रेजिस्टेंस। अभी हम और डीपली इसको जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। फिलहाल हम ये जान लिए कि एमीटर में क्या है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से ईजिली करंट जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे यहाँ पर। न्यूमेरिकल क्या है कि मान लिया एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि करंट ले रहा है, ड्रॉज ए करंट 0.25 एम्पियर। इसमें करंट कितना है? इसमें करंट है 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। Calculate the electric charge that flows in the circuit। देखिए एक बल्ब है जिसमें करंट है 0.25 एम्पियर और जो कि टाइम ले रहा है 20 मिनट्स का, तो इसमें आपको निकालना है चार्ज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि करंट का जो फॉर्मूला है वो है I=Q/T। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चन जो है उस फॉर्मूले की यूनिट के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना होता है। यानी कि जो यूनिट में जो वैल्यूज होती हैं वही वैल्यूज में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट और बिल्कुल राइट आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था करंट की जो यूनिट है वो है कूलाम पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर चार्ज कूलाम में होगा और टाइम यहाँ पर सेकेंड में होगा। लेकिन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ मिनट में, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो इस मिनट को चेंज करना होगा हमें सेकेंड में। तो आइए सॉल्व करते देखें कैसे करेंगे। तो करंट दे रखा है हमें कितना, 0.25 एम्पियर। चार्ज यानी कि Q हमें निकालना है। टाइम हमारे को दे रखा है 20 मिनट। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 × 60 सेकेंड्स। तो ये समय हो गया हमारे पास 1200 सेकेंड। अब नॉर्मली हमारा फॉर्मूला I=Q/T, तो I=Q/T। I आपको दे रखा है 0.25, चार्ज आपको निकालना है, टाइम आपने ले लिया 1200 सेकेंड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q आएगा हमारे पास 1200 × 0.25, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी हमारे पास 300 कूलाम। Q की वैल्यू क्या आएगी? Q की वैल्यू आएगी 300 कूलाम। तो इस तरीके से हम चार्ज के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, करंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर टाइम निकालने के लिए दिया जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। जैसे मान लिया मेरे पास जो है दो टैंक है और इन दोनों टैंक को मैंने जो है एक पाइप से जोड़ दिया है और दोनों टैंक में वाटर का जो लेवल है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि बराबर बराबर लेवल जो है दोनों टैंक में वाटर का है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाटर जो है टैंक में इधर से उधर ट्रांसफ़र हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बराबर बराबर है। इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक जगह पर मुझे टैंक में वाटर कम चाहिए होगा और दूसरी जगह पर मुझे टैंक में वाटर ज़्यादा चाहिए होगा। तो सपोज कीजिए इस टैंक में वाटर की जो है वो कम है, तो यहाँ पर अगर मैं पाइप जोड़ दूंगा तो इस टैंक का वाटर जो है वो यहाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा और तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि दोनों जो है वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही वाटर लेवल बराबर हो जाएगा ये ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएंगे। ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए समझाई है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए भी एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा और दूसरी तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा, दूसरी तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि सपोज करें हमें क्या है एक यूनिट चार्ज है। सपोज कीजिए हमारे पास जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे एक यूनिट चार्ज जो है वो मूव करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है मुझे एक यूनिट चार्ज जो है वो मूव करना है। तो इस यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या होगा? वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क करना पड़ रहा है वही क्या होगा मेरे लिए? वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिख सकता हूँ कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस इज डिफाइंड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड as the amount of work, as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point, यानी कि मुझे एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा मेरे लिए? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ PD, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या है कि जितना मैंने वर्क डन किया और उस वर्क डन करने में मुझे जितना टाइम लगा। ठीक है, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए मैंने जितना वर्क डन किया वो क्या है मेरे लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा वही मेरे लिए क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि मैं इसको शॉर्ट में ले सकता हूँ वर्क डन यानी कि W अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज यानी कि Q। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? W अपॉन
Q, W यहाँ पर जो है वर्क डन है और Q इक्वल टू क्या है, चार्ज मूव्ड है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो है वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल B से, डिनोटेड बाई लेटर V। किसे नोट किया जाता है, डिनोटेड बाई लेटर V। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को और ज़्यादा अगर हम देखने की कोशिश करें तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, समझे इस चीज़ को कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ध्यान समझना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। हम 1 वोल्ट कब कहेंगे, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कब कहेंगे, हम कहेंगे तब इफ 1 जूल, अगर हमने कितना 1 जूल वर्क किया है, 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb of electric charge, in moving 1 coulomb of electric charge। हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कब होगा, जब 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल हमने वर्क किया है 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 1 वोल्ट तब माना जाएगा, यानी कि यूनिट तब माना जाएगा जब हमने 1 जूल वर्क किया है और 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हमें 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस समय हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। तो यानी कह सकते हैं हम कि 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो क्या है ये, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है डिवाइस वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। हम लिख सकते हैं सिंपली कि मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के द्वारा इसको हम नाप सकते हैं। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, कूलम from a point at 118 volt to a point at 128 volts। यानी कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम हमें करना पड़ेगा, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम, 20 कूलम चार्ज को एक पॉइंट 118 वोल्ट से दूसरे पॉइंट 128 वोल्ट तक मूव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक वायर है और इस वायर का एक तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरी तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार से है, 128 वोल्ट और 118 वोल्ट। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 128 वोल्ट है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 118 वोल्ट है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कि सपोज कीजिए हमारे पास जो है जो 128 वोल्ट यहाँ दे रखा है, 118 वोल्ट इस पॉइंट से निकल रहा है, तो ये जो बाकी के जो
वोल्टेज थे वो कहाँ चले गए, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। बाकी के जो वोल्टेज हैं वो कहाँ चले जाते हैं, किस वजह से वो गायब हो जाते हैं। पहले हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि 128 वोल्ट इस पॉइंट पर है, दूसरे पॉइंट पर है 118 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है, वो दे रखा है 20 कूलम। यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 20 कूलम। हमें निकालना वर्क डन यानी कि W। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना होगा यहाँ पर, वो होगा 128 माइनस का 118 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास 10 वोल्ट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास V = W/Q। हमें W निकालना है, Q हमको दे रखा है। V कितना आया हमारे पास, V आया हमारे पास 10 और W हमें निकालना है। और चार्ज कितना दे रखा है हमारे पास, चार्ज दे रखा था हमारे पास 20 कूलम। तो W हमारे पास कितना आया, 200 जूल जो है हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 200 जूल वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 128 वोल्ट और 118 वोल्ट, इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इतना जो है 10 वोल्ट का डिफरेंस क्यों आ गया, इस बात को जान लीजिए थोड़ा सा। कि माना कि हमारे पास जो है वो वायर, एक कंडक्टिंग वायर था जिसमें 128 वोल्टेज यहाँ पर थे और यहाँ इस पॉइंट से निकल रहे थे, यानी कि पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट से निकल रहे थे 118 वोल्टेज। तो बाकी जो 10 वोल्ट है वो कहाँ चले गए, समझिए इस बात को। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्रीली मूव करेंगे, कंडक्टिंग वायर का मतलब है कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स में आपस में भी कॉलिजन होने लगेगा। क्या होगा, आपस में कॉलिजन होने लगेगा। और आपस के साथ साथ इस वायर की जो कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर से भी ये आपस में टकराएंगे। तो जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव होना था, वो चार्ज यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव नहीं हो पाएगा। जो चार्ज है वो यहाँ से पूरा का पूरा मूव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कुछ चार्ज जो है वो गैप में आ जाएंगे, यानी कि वो चार्ज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है। तो इस वजह से जो है पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पर आना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की। हम जानेंगे आगे चल के, ओम्स लॉ में हम जानेंगे कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। लेकिन इक्वल नहीं होता करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी भी करंट के इक्वल नहीं होता, वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर होता है। इसके बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, या करंट कम होने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। इसको अभी हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कॉलिजन्स के कारण जो चार्ज है वो कंप्लीटली ट्रेवल नहीं कर पाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, जिस वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है आगे जो टॉपिक हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एक क्लोज्ड पाथ है, यानी कि एक बंधा हुआ या बंद हुआ रास्ता है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के जो है कंपोनेंट्स अटैच किए जाते हैं और उसमें रेजिस्टेंसेस भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो कंपोनेंट अटैच करेंगे उनमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और उस कंप्लीट पाथ को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। देखेंगे इसको क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires
and other resistances like bulb and a switch between two terminals of a cell or battery along which an electric current flows is called circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं क्या है। एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, ये कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ यानी कि एक लगातार कंडक्ट करने वाला रास्ता है, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगातार कंडक्ट होगी, पास होगी उस रास्ते पर, कंसिस्टिंग ऑफ वायर, जिसमें क्या होगा, वायर्स होंगे, एंड अदर रेजिस्टेंसेस, और कुछ और भी रेजिस्टेंसेस यहाँ पर होंगे, जैसे कि बल्ब है, एंड ए स्विच, उसमें स्विच होगा, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, और ये सब कुछ जो है सेल्स के दो सिरों यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की में ही सब कुछ पॉसिबल होगा। ये सब कुछ जो जुड़े होंगे वो सेल के या बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्लीटली जॉइंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सपोज कीजिए मैंने एक बैटरी ले ली, ठीक है, इस बैटरी में आगे चल के मैंने जो है एक बल्ब जोड़ा, यहाँ एक की लगाई मैंने, ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ कि एक बैटरी है जिसके एक टर्मिनल से ये वायर जा रहा है और दूसरे टर्मिनल्स पे यही वायर जो है आगे जाके कंटिन्यूस जो है यहाँ पर आके जॉइंट हो गया है दूसरे टर्मिनल पर, और यहाँ पर कई सारे रेजिस्टेंस है, हालांकि वायर्स भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, बल्ब जुड़ा हुआ है, एक स्विच जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट जो रास्ता जो दिखाई दे रहा है, जो क्लोज्ड पाथ दिखाई दे रहा है, ये क्लोज्ड पाथ जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। मान लिया जाए कि अगर मैंने जो है यहाँ पर एक बैटरी ले ली थी और उसमें आगे चल के मैंने जो है बल्ब भी लगा दिया था और ये जो है स्विच भी लगा दिया था और मैंने यहाँ ला के इसको इस तरीके से छोड़ दिया, तो क्या इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा? ये इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट तभी माना जाता है जब वो कंप्लीट क्लोज होता है, यानी कि उसका एक सिरा बैटरी के एक टर्मिनल से या सेल के एक टर्मिनल से और दूसरा सिरा बैटरी के या सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसी प्रकार उसको ही हम जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट मानते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कंप्लीट पाथ है, एक कंडक्टिंग पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी, चार्ज जो है वो फ्लो होगा कंप्लीटली, और उसमें जो है कई प्रकार के रेजिस्टेंसेज होंगे, बल्ब होगा, स्विच होंगे और बैटरी होगी, और वो पूरी तरीके से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जॉइंट होंगे। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए कई प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो सिंबल्स क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं। सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो पहला जो सिंबल है, एक बड़ा डंडा और एक छोटा, ध्यान समझेंगे, एक बड़ा सा डंडा और एक छोटा सा डंडा। इस सिंबल को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सेल। और ऐसे कई सारे अगर सेल जोड़ दिए जाएं तो ये कहलाती है बैटरी। क्या कहलाती है? ये कहलाती है बैटरी। ठीक है, और सिंगल अगर एक लाइन कहीं पर खींची हुई है तो ये सिंपली कनेक्टिंग वायर कहलाती है। क्या कहलाती है? इस सिंबल को कहते हैं कनेक्टिंग वायर। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से कोई वायर बना हुआ है और यहाँ पर जो है एक वायर यहाँ पर आके जॉइंट हो गया है, तो इसको कहते हैं जॉइंट वायर। क्या कहते हैं? जॉइंट वायर।
ठीक है, आगे चल के आप इसको जो है जंक्शन नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? इसको जंक्शन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कई सारी जो है रेलवेज के ट्रैक बिछे होते हैं एक ही रेलवे स्टेशन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो करंट इसमें यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी जाएगा, तो ये सब कुछ क्या, ये पॉइंट क्या कहलाता है आपके लिए? ये पॉइंट कहलाता है जंक्शन पॉइंट। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या सिंबल है। एक वायर इस तरीके से और ऐसे कर दिया जाए तो ये सिंबल कहलाता है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है? वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि वायर है तो ये आपस में आपको दिख तो रहे हैं लेकिन ये आपस में जॉइंट नहीं है, एक के ऊपर एक वायर है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, विदाउट जॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये सिंबल रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस या रजिस्टर। आगे देखेंगे, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस और ये ऊपर जो है एक एरो आ जाता है, ये सिंबल कहलाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट के लिए। यानी कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सिंबल जो है ये कहलाता है एमीटर का, यानी कि करंट नापने के लिए जिस सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं वो ये सिंबल है। ये सिंबल कहलाता है वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्टेज को नापने के लिए। नेक्स्ट जो सिंबल है ये सिंबल जो है ये कहलाता है स्विच का सिंबल। क्या कौन सा सिंबल है? ये सिंबल है स्विच का। ये सिंबल भी स्विच के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिंबल है ये इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के लिए। ठीक है, बल्ब को अगर हमें शो करना है, दिखाना है अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो सर्किट में इस्तेमाल किए जाएंगे। एक सर्किट हम बना के देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो है एक सर्किट आपको बनाना है, और सर्किट क्या बनाना है? You have a circuit क्वेश्चन आपके पास, you have a circuit and show how three bulbs can be lit from a battery so that two bulbs are connected or controlled by the same switch while the third bulb has its own switch। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपके पास, यू हैव ए सर्किट, आपके पास एक सर्किट है कोई भी, उसमें आपको शो करना है कि तीन बल्ब जो है जलने हैं बैटरी से, जिसमें कंडीशन क्या है कि दो बल्ब जो है उनके लिए आपको एक स्विच इस्तेमाल करना है और जो तीसरा बल्ब है उसके लिए अनदर स्विच यूज करना है। यानी कि दो बल्ब एक स्विच से जलने चाहिए और जो तीसरा बल्ब है वो एक सेपरेट स्विच से ऑन होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो देखेंगे कैसे बनेगा। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि एक बैटरी को ड्रॉ कर लें। तो पहले एक बड़ा डंडा, एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा,
ठीक है, एक बड़ा फिर एक छोटा। सपोज कीजिए हमने जो है यहाँ पर 3 सेल की बैटरी ले ली है, एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, 3 सेल की हमने एक बैटरी ले ली है। और इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें 2 बल्ब जो है वो एक स्विच से जलने हैं। तो मैंने जो है एक बल्ब ये बनाया और दूसरा बल्ब ये बनाया, और उसके लिए मैंने एक स्विच इस्तेमाल कर ली जो कि ये रही। ठीक है, फिर मुझसे क्या कहा गया, जो तीसरा बल्ब है वो एक और स्विच से जलेगा, यानी कि इसी वायर को मैंने और आगे की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ पर मैंने जो है एक स्विच लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया और एक स्विच लगा दिया, और इस आगे के वायर को मैंने इसी सर्किट से इस सिरे पर जॉइंट कर दिया। तो ये बन गया मेरे पास वो सर्किट जिसमें 3 बल्ब हैं, जिसमें से 2 बल्ब एक स्विच से ऑन हो रहे हैं और तीसरा बल्ब एक स्विच से ऑन हो रहा है। तो इस प्रकार के सर्किट डायग्राम जो है आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बुक से देख के काफ़ी सारे जो है आपके बुक में भी बहुत सारे सर्किट डायग्राम आपको मिलेंगे, तो उनसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ओम्स लॉ, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ओम्स लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। क्या रिलेशनशिप बताता है? ये बताता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये बताता है हमें ओम्स लॉ। तो क्या बताता है ओम्स लॉ, वो ये देखेंगे कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ आपको बताता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाए, ना कम ना ज़्यादा, तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। जो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो देखेंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ठीक है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। कई बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस लॉ को सॉल्व करने के लिए हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I क्यों लेके चलते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V क्यों नहीं लेके चलते। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, ध्यान देंगे, चार्ज जब फ्लो होगा, ठीक है, तो वो जो चार्जेज जो हैं वो आपस में कॉलिजन करेंगे, उसकी जो है वायर्स की बाउंड्री से भी कॉलिजन होगा उनका, ठीक है, और न्यूक्लियस से भी हो सकता है कॉलिजन हो उनका। तो आपस में कॉलिजन होने की वजह से वो चार्ज जो है वो कम्प्लीटली ट्रेवल नहीं कर पाता है, यानी कि जितना चार्ज यहाँ से चलता है वो चार्ज उतना यहाँ तक नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन वो कभी भी बराबर नहीं होते। हाँ, एक के बढ़ने से दूसरे पर दूसरा ही बढ़ता है, दूसरे घटने से पहला वाला भी घट जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कि चार्जेस के आपस में पूरी तरीके से ट्रैवल ना कर पाने की वजह से होता है, उनमें कॉलिजन होता रहता है आपस में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा इक्वल का साइन। किसका साइन आएगा? इक्वल का। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट जो है वो हमने लिया है R। वो क्या है? R इंटू I, V इक्वल टू R इंटू I। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट है R यानी कि रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, R यानी कि रेजिस्टेंस और करंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस और करंट का, जो यहाँ पर जो है अपोज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट को
का अपोज करती है, करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है, यानी कि पूरा करंट जो है आगे नहीं बढ़ने देती। एक और सेकंड फॉर्मूला जो अगर हम इससे बढ़ाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा आर की वैल्यू क्या आएगी। इधर हम देखेंगे कि आर की वैल्यू हमारे पास आ सकती है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। देखिए v इक्वल टू आर इंटू आई, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। एक और फॉर्मूला जो इससे क्रिएट हो सकता है वो हो सकता है i इक्वल टू वी अपॉन आर। क्या हो सकता है? i इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो हम लिख सकते हैं कि करंट इज इनवर्सली proportional टू रेजिस्टेंस, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा और करंट अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कम होगा। ठीक है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये तीन फॉर्मूले जो है ओम्स लॉ के ड्राइव करने पर हमारे पास आते हैं v इक्वल टू आर इंटू आई और r इक्वल टू वी अपॉन आई और i इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमने जो दो बातें जानी इससे वो क्या है? पहली बात क्या थी वो हमने लिख दिया, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और दूसरी बात क्या है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम ये भी लिख सकते हैं करंट इज डायरेक्टली proportional to the potential difference. Current is directly proportional to the potential difference. करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। चलिए जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ओम्स लॉ का। नोट करते हैं एक न्यूमेरिकल। इस सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान दें, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज ए 24 वोल्ट बैटरी। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें बैटरी कितनी है? 24 वोल्टेज की। उसमें बैटरी कितनी है? 24 वोल्टेज की। एंड ए रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स, रजिस्टर ऑफ 60 ओम। उसमें जो रजिस्टर्स हैं यानी कि रेजिस्टेंस है उसका वो है 60 ओम्स। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम, जिसको इस सिंबल से जो है डिनोट किया जाता है। चलिए रजिस्टर जो है रजिस्टर ऑफ 60 ओम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट the resistance of wire is negligible। आपसे पूछा गया है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा। तो आप देखें कि वोल्टेज कितना दे रखा है आपके पास? 24 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 24 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 60 ओम। कितना दे रखा है? 60 ओम। ठीक है, तो करंट आपको निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इक्वल टू क्या? वी अपॉन आर। तो I इक्वल टू क्या? V की वैल्यू कितनी है? 24। R की वैल्यू कितनी है? 60। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो I बराबर आ जाएगा आपके पास 0.4 एम्पियर। तो ये आ गई आपके पास करंट की वैल्यू। तो ये हो गया आपके पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के नॉर्मली जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में हैं वो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और
तब तक के लिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।